subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Assalamu alaikum students. Thermoregulation in animals from homeostasis, that is chapter number 15 of FSC part 2 biology book. आज हम स्टडी करने जा रहे हैं जी थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स और उसमें ह्यूमन बीइंग्स को बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे। थर्मोरेगुलेशन की अगर हम बात करें तो मैमल्स बिलखसूस ह्यूमन बीइंग्स अपने बॉडी टेम्परेचर को एक नैरो रेंज में मेंटेन करने की खासियत रखते हैं और ये नैरो रेंज 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रहती है। यही वजह है कि इन ऑर्गेनिज्म को एंडोथर्मिक भी कहा जाता है और हम जानते हैं कि एंडोथर्मिक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो विद इन दिस नैरो रेंज अपने बॉडी के टेम्परेचर को खुदकार निज़ाम के तहत मेंटेन करने की, रेगुलेट करने की खासियत रखते हैं। और इस एंडोथर्मिक मैकेनिज्म में ऑफ हीट प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं और हम ये भी जानते हैं, पार्ट 1 में हम काफ़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं मेटाबॉलिज्म के बारे में और किस तरह से प्रोटीन्स बिलखसूस एंजाइम्स इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस को कैटालाइज करते हैं और बॉडी में हीट प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसी हीट को बतौर एनर्जी सोर्स ऑर्गेनिजम्स यूटिलाइज करते हैं और अपनी जितनी भी बॉडीली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर पाते हैं। एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स में यही मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हीट गेन और लॉस में भी इन्वॉल्व है, यानी कि इन मेटाबॉलिक प्रोसेस का रेट अगर हम देखें तो वो एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी होता है। और चूंकि हम चाहे जाग रहे हों और अवेक हों, सारी डेली रूटीन्स परफॉर्म कर रहे हों या आप सो रहे हों, सोने के दौरान भी हमारे ऑर्गन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली काम कर रहे होते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली एनर्जी की सप्लाई चाहिए होती है। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस जिसमें मेटाबॉलिज्म इन्वॉल्व है, मेनली ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस राउंड द क्लॉक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि 24 घंटे इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हीट प्रोड्यूस करते हैं। अब हीट प्रोडक्शन का ये जो रेट है ये मुख्तलिफ फिनोमिनास पे डिपेंड कर रहा होता है, जिससे हम एज पर रिक्वायरमेंट हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी कि मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जा सकता है या स्लो डाउन किया जा सकता है जितनी बॉडी को मुख्तलिफ किस्म के काम सर अंजाम देने के लिए एनर्जी रिक्वायर होती है। बात करते हैं जी मैकेनिज्म विच आर इन्वॉल्व इन हीट प्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स। बेसिकली 3 मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस की जा सकती है, जिसमें शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड ब्राउन फैट्स शामिल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। शिवर करना, कपकपाना, कपकपाहट। अक्सर आपने देखा होगा सर्दियों के मौसम में आपका जिस्म कपकपा जाता है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी की लहर आती है तो आप शिवर करते हैं या हाथों को मलते हैं। अब ये हाथों को आपस में रगड़ना या शिवर करना मेनली इस दौरान हमारे मसल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मसल कंट्रैक्शन की वजह से हम जानते हैं कि कब मसल कंट्रैक्शन होगी, जब उसको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। और वो एनर्जी कब मिलेगी? जब मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज होगा, इन्हांस होगा, क्योंकि स्टार्ट तो वो कंटिन्यूसली रहते हैं। तो इस तरह से मसल्स को कंट्रैक्ट करके क्या किया जाता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाता है। और कपाहट के फौरन बाद अगर आप देखें तो आपको निस्बतन कम सर्दी लगती है, यानी कि आपके अंदरूनी तौर पे मेटाबॉलिक प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। इस प्रोसेस को हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे, जिसमें रेट ऑफ हीट प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड बाय मसल कंट्रैक्शन, बाय मूवमेंट और शिवरिंग। दूसरा मैकेनिज्म है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। एक तो हो गया फिजिकल फिनोमेना मसल कंट्रैक्शन का। इसके अलावा आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की प्रोटीन्स इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, जहाँ पे वो बतौर एंजाइम इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को कैटालाइज कर रही हैं, वहीं पे वो बतौर हार्मोन्स भी हमारी बॉडी के अंदर इंतहाई वाइटल रोल परफॉर्म कर रही हैं। बिलखसूस अगर हम बात करें हमारे इस नेक रीजन में मौजूद
थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड को अगर आप किसी मेल में देखें तो यहाँ गर्दन में जो एडम्स एप्पल मौजूद होता है बिल्कुल उसके नीचे थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और थायराइड ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं वो बॉडी के अंदर हमारा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको ट्रिगर करते हैं, यानी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं और इस तरह से बॉडी के अंदर हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहे होते हैं। तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस को हम कुछ इस तरह से बयान कर सकते हैं कि इट इज विद द हेल्प ऑफ थायराइड हार्मोन्स व्हिच ट्रिगर द मेटाबॉलिज्म एंड प्रोड्यूसेस हीट। तो इस किस्म के प्रोसेस के थ्रू हीट प्रोडक्शन के फिनोमेना को हम नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कहेंगे। इसके बाद एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज हीट प्रोडक्शन के हवाले से होती है ब्राउन फैट। ब्राउन एडिपोज टिश्यू की अगर हम बात करें बॉडी के अंदर तो इसमें वाइट फैट की निस्बत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं। और आप जानते हैं कि ज्यादा ब्लड कैपिलरीज मौजूद होने का मतलब है ज्यादा ब्लड सप्लाई, और ब्लड की सप्लाई भी ये एक फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशंस में आता है जिसकी मदद से ज्यादा सप्लाई होती है, ज्यादा वहां पे एनर्जी पहुंच रही होती है, ज्यादा हीट सप्लाई वहां पे प्रोड्यूस हो रही होती है, क्योंकि ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, ज्यादा फास्ट कंबशन प्रोसेस होगा और हीट लिबरेट होगी। तो इस तरह से जो ब्राउन फैट्स हैं वो भी कुछ एनिमल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड होती हैं, स्पेशली व्हेन दे नीड रैपिड हीट प्रोडक्शन। मैकेनिज्म ऑफ थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन कौन सा है। जिस तरह एक्सक्रीशन में हमने देखा कि किडनीज इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं, इसी तरह थर्मोरेगुलेशन या दर्जा हरारत को बैलेंस करने के लिए स्किन बतौर रेगुलेटरी ऑर्गन इस्तेमाल होती है इन ऑल द मैमल्स। हम चूंकि आज ह्यूमन बींग्स को बतौर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं इन मैमल्स, तो इनमें भी स्किन ही बतौर थर्मोरेगुलेटरी ऑर्गन इस्तेमाल होती है। स्किन की अगर हम बात करें तो ये इन कोल्ड टेम्परेचर एंड इन वार्म टेम्परेचर दोनों ही किस्म के दर्जा हरारत माहौल में दर्जा हरारत को मेंटेन करने में हेल्प कर रही होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं इन कोल्ड टेम्परेचर, जब दर्जा हरारत हमारी बॉडी की निस्बत बैरूनी जो एनवायरनमेंट है उसमें कम होता है। इस किस्म के मौसम में मैमल्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मैकेनिज्म्स होते हैं जो इनकी जो बॉडी है उसके और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करती है। हम जानते हैं कि चीज़ें हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती हैं, यानी कि कंसनट्रेटेड से जो डाइल्यूट एरिया है वहाँ पे मूव करती हैं। इसी तरह अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर जैसे ह्यूमन बींग्स का 36 से 38 डिग्री सेल्सियस के दरमियान मेंटेन रहता है, यूजली 37 डिग्री को आइडियल टेम्परेचर कंसीडर किया जाता है, जबकि जब विंटर होता है या मौसम सरमा होता है तो बैरूनी एनवायरनमेंट में दर्जा हरारत इससे काफ़ी कम होता है। अब इस दौरान जो हीट है वो हमारी बॉडी से कहाँ पे जाएगी, वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाएगी। तो इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारा अपना बॉडी का टेम्परेचर डिस्टर्ब हो जाएगा। हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स की अगर हम बात करें वो मेनली प्रोटीनेशियस नेचर के हैं। इसी तरह हमारे बॉडी में जो मेन सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन है यानी कि मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसको रेगुलेट करने वाले, कैटालाइज करने वाले मुख्तलिफ एंजाइम्स भी एक्चुअली प्रोटीन्स ही हैं। तो प्रोटीन्स कब एफिशिएंटली वर्क करती हैं, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि एक खास दर्जा हरारत का मेंटेन रहना बहुत ज़रूरी है ताकि प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। प्रोटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा तभी वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म कर सकेंगी। इसलिए कोल्ड टेम्परेचर में इससे पहले कि सारी हीट बॉडी से बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में लूज हम कर दें, उसको बॉडी के अंदर कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। इस दौरान वेजो डायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन बहुत हमें हेल्प करती हैं। जैसा कि वेजो डायलेशन नाम से ही पता चल रहा है, डायलेट होना, यानी कि जो हमारी खून की शरेयानें हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, बतौर कंबस्टन हम इसको यूज़ करेंगे और बॉडी के अंदर ज़्यादा हीट प्रोडक्शन का फिनोमेना एक्टिवेट होगा, यानी कि मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह दूसरा जो मैकेनिज्म है वेजो कंस्ट्रिक्शन, हमारी ये जो सुपरफिशियल
शरेयानें होती हैं बिल्कुल जो स्किन के बाहर आपको दिखाई दे रही होती हैं, ये सिकुड़ जाती हैं। इसका मतलब क्या होगा कि खून का बहाव कदरे या निस्बतन कम होगा एज कंपेयर टू डायलेटेड वेसल्स, जिससे हम हीट को मैक्सिमम बॉडी के अंदर ही कंजर्व करने के काबिल हो जाएंगे। इन दोनों ही मैकेनिज्म्स के थ्रू जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसके और बॉडी के दरमियान एक इफेक्टिव हीट एक्सचेंज को रेगुलेट किया जाता है। और इसमें जो अगर हम एक पर्टिकुलर एनिमल की बात करें तो उसकी बॉडी के अंदर जो रीजनल टेम्परेचर डिफरेंस है उसको भी मेंटेन किया जाता है। बिलखसूस अगर हम एक कोल्ड डे पे ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल लें तो हमारा जो ट्रंक रीजन है, यानी कि हमारा नेक से बिलो, शोल्डर से लेकर के और हिप जॉइंट तक का जो रीजन है, एब्डोमिनल जो रीजन है सारा, जहाँ पे हमारे सभी जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो मौजूद हैं, इस रीजन का टेम्परेचर हमारे बाजुओं और लेग्स की निस्बतन काफ़ी बेहतर होता है, जबकि हमारे बाजुओं और टांगों में टेम्परेचर काफ़ी कम होता है जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, बिलखसूस मौसम सरमा वगैरह में। अब दरमियान वाले रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर बैलेंस इसलिए रहता है, ज़्यादा वहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है क्योंकि वहाँ पे सभी ऑर्गन्स मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ किस्म की मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बिजी हैं ताकि हमारी बॉडी के लिए हीट को प्रोड्यूस कर सके, एनर्जी लिबरेट हो सके और हम अपने बॉडीली टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकें। तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर का मेंटेन होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी हम थर्मोजेनेसिस, जो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस है, उसके ज़रिए हम अपने बॉडी का टेम्परेचर लेग्स और आर्म्स में मेंटेन कर पाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के लैंड मैमल्स की बात करें तो वो अपनी फर के जरिए भी टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी जो फर है उसको फुला लेते हैं और उसमें एक थिक स्टिल एयर की लेयर ट्रैप कर लेते हैं और ये थिक जो एयर है उसकी लेयर एज एन इंसुलेशन भी इस्तेमाल होती है बिटवीन देयर बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और बॉडी के अंदर ही जो हीट एनर्जी है उसको कंजर्व करने में हेल्प कर रही होती है। इसके अलावा ह्यूमन बींग्स में अगर हम बात करें तो हमारी स्किन के नीचे फैट की लेयर मौजूद होती है, वो भी एज एन इंसुलेशन बैरियर इस्तेमाल हो रही होती है और बैरूनी एनवायरनमेंट में हमारी ज़्यादा जो बॉडी की एनर्जी है उसको लूज नहीं होने देती और विद इन द बॉडी एनर्जी को कंजर्व रखने में हेल्प करती है। ट्रस्टियल ऑर्गेनिजम्स के अलावा अगर हम मरीन मैमल्स में बिलखसूस वेल या सील्स की एग्जांपल लें तो इनकी बॉडी में जो स्किन लेयर है उसके अंदर एक काफ़ी थिक फैट की लेयर मौजूद होती है, क्योंकि ये कुछ इस किस्म के एनवायरनमेंट में रहते हैं जिसमें इनके बॉडी टेम्परेचर की निस्बत एनवायरनमेंट, यानी कि जिस एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे दर्जा हरारत बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इसलिए ये जो फैट की लेयर है इनकी बॉडी के अंदर ये इंसुलेशन प्रोवाइड करती है और इसको हम ब्लबर बोलते हैं। ये थिक लेयर होती है फैट्स की। आपको बचपन में याद ही होगा कि वेल फिश वाली एक जेली मिलती होती थी, कैंडी और जेली काइंड ऑफ, जिसमें ऊपर वाला हिस्सा ब्लू और नीचे वाला उस जेली का हिस्सा या उस कैंडी का हिस्सा वाइट होता था। तो मेनली वो जो वाइट हिस्सा है वो शो कर रहा होता है ब्लबर को। यही वजह है कि इन वेल्स की या सील्स की, बिलखसूस वेल्स की बहुत ज़्यादा इलीगल हंटिंग होती है, खास करके नॉर्दर्न एरियाज में। वेल्स को शिकार किया जाता है और इनका जो ब्लबर है, जो फैट की थिक लेयर है, ये लोग काट के उसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ हीट एंड एज अ सोर्स ऑफ फूड भी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो लिपिड्स हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स की निस्बत, इनमें बिलखसूस कार्बोहाइड्रेट्स की निस्बत एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रैप होती है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की बजाय कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स ज़्यादा होते हैं और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स की बजाय जो कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है फैट्स के अंदर वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये ब्लबर हासिल करने के लिए वेल्स का इलीगल शिकार भी किया जाता है और बाकी की जो फिश होती है उसका जो मीट वगैरह है वो लेके और उसको एज इट इज़ समंदर में फेंक दिया जाता है ताकि किसी किस्म की वो पकड़े ना जा सके और उनका क्राइम जो है वो ना किसी को विजिबल हो सके, जिसकी वजह से एक तो वेल की अपनी जो नंबर है वो रिड्यूस हो रहा है, थ्रेटन हो रही है ये स्पीशी। इसके साथ साथ जो डिकम्पोजिंग मैटर होगा इसका एक्वेटिक एनवायरनमेंट में वो नियर बाय मौजूद दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वहाँ पे बैक्टीरियल एक्टिविटी स्टार्ट हुई होगी, डिकम्पोजर्स होंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और वो एनवायरनमेंट वैसे
वैसे ही डिटेरियोरेट हो जाएगा, गंदा हो जाएगा और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के लिए भी वो वहाँ रहने के काबिल नहीं होगा। तो इस वजह से ये इसके के ऊपर गवर्नमेंट्स ने काफ़ी एक्ट भी लिए हैं, लेकिन स्टिल ये प्रोसेस कंटिन्यू है जिसे हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। कोल्ड एनवायरनमेंट की निस्बतन अगर हम वार्म टेम्परेचर में थर्मो रेगुलेशन की बात करें तो इसमें मरीन और टेरेस्ट्रियल दोनों ही एनवायरनमेंट्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं, बिलखसूस मैमल्स, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की अडाप्टेशंस हैं टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स की। जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं हम जानते हैं कि वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनकी बॉडी डायरेक्टली इन कांटेक्ट होती है विद वाटर। तो इनकी बॉडी में बिलखसूस जो एक्सटर्नल साइड है वहाँ पे जो ब्लड वेजल्स है उनका बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर मौजूद होता है, जिसकी मदद से वो जो एक्सेस हीट है उसको नियर बाय जो वार्म सी है उसके अंदर इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जितना ब्लड वेसल्स ज़्यादा होंगी उतना ही ज़्यादा ब्लड एज अलॉन्ग विद द हीट आउटर सरफेस से इन कांटेक्ट आएगा हमारी जो स्किन है, और उतना ही ज़्यादा हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल मैमल्स के अंदर जो स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी है और उसके साथ साथ जो एवेपोरेटिव कूलिंग का फिनोमेना है, दोनों ही हीट लॉस को सपोर्ट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, इन्हांस करते हैं और टेम्परेचर रोज होने के साथ साथ थर्मो रेगुलेशन भी परफॉर्म हो रही होती है। इसमें अगर हम डॉग्स की एग्जांपल लें तो उसमें उनमें जैसे पैंटिंग, और पैंटिंग के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। ये बेसिकली लंग्स मॉडिफाई होते हैं और जो अक्सर आपने डॉग्स की देखा होगा जुबान बाहर लटक रही होती है, पानी टिपक रहा होता है उससे, वो बेसिकली मॉइस्ट सरफेस होती है ऑरल कैविटी की, जिसमें टंग और पैलेट दोनों ही शामिल हैं, जिससे वेंटिलेशन बढ़ती है और लंग्स में जो वार्म एयर है वो डायरेक्टली इन कांटेक्ट आती है एक्सटर्नल एयर के, जो निस्बतन कूल होती है एज कम्पेयर टू इंटरनल वार्म एयर इन लंग्स, क्योंकि इनके अंदर ह्यूमन बींग्स की तरह स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। तो ये इस तरह से वेंटिलेशन के थ्रू एवेपोरेटिव कूलिंग परफॉर्म करते हैं और अपने बॉडी टेम्परेचर को लोअर करने की काबिलियत रखते हैं। इसके अलावा अगर हम बैट्स की एग्जांपल लें तो बैट्स जो हैं वो स्लाइवा के साथ साथ यूरिन एक्सक्रीट करती हैं और इन दोनों ही फिनोमेनास के थ्रू वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को थ्रू एवेपोरेटिव कूलिंग लोअर डाउन करके रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि हमारे अंदर स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं और इनमें से जब वेपोरेशन होती है या जो पानी लिबरेट होता है तो वो रिमेनिंग जो बॉडी है उसका टेम्परेचर डिक्रीज करता है, क्योंकि हम जानते हैं पानी की जो एवेपोरेटिव मैयर्स हैं उसमें हमने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है पानी की इंपॉर्टेंस में कि अगर 1000 ml वाटर होता है तो अगर उसमें से 2 ml पानी एवेपोरेट होता है तो रिमेनिंग 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के लिहाज से लोअर करता जाता है। इसीलिए स्वेट ग्लैंड्स हो या वो एवेपोरेटिव कूलिंग हो थ्रू पैंटिंग, दोनों ही तरह से बॉडी के टेम्परेचर को इन वार्म एनवायरनमेंट या ऑन अ वार्म डे रेगुलेट किया जा सकता है। Important questions as per different board exams in multiple years. Long question is, describe thermoregulatory strategies in mammals including human in cold temperature. Short questions include, differentiate between shivering and non-shivering thermogenesis. Short question number 2 is, write down thermoregulatory mechanism in bats and dogs. Number 3 is, explain the process of panting with example. And last question is, how marine mammals regulate their body temperature. इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में शामिल हैं। आई एम श्योर आपको सारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला इस चैप्टर के लास्ट लेक्चर के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।